हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जनरल स्टडीज का अध्ययन भी बहुत बढ़िया चल रहा होगा। तो आज के डेट में हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं डे 52 यानी 52वां प्रैक्टिस सेट। साथियों, आप जानते हैं मैं आपके जनरल स्टडीज़ का प्रैक्टिस करा रहा हूं, जिसको जो शाम को 7 बजे आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर वीडियो प्राप्त होती है, जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पूर्व में आयोजित जो विभिन्न परीक्षाएं हुई उन्हीं के सामान्य अध्ययन के प्रश्नों का संकलन है। इसमें मैंने सारे सब्जेक्ट को शामिल किया है सिवाय मैथ के। ठीक है, तो आप चाहते हैं जो मैं पढ़ाता हूं, जो कुछ मैं बोलता हूं, वो सब कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाए, क्योंकि आप जानते हैं क्वेश्चन के अतिरिक्त जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उनको भी मैं डिस्कस करता हूं। तो उसके लिए आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। एक छोटी सी फीस रखा है, इस फीस को पे करके आप इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पर जो मैं प्रैक्टिस कराता हूं, जो मैं टॉपिक वाइज मैटर कराता हूं, और साथ ही साथ 6 दिन पढ़ाने के बाद संडे को आपका टेस्ट होता है। तो संडे के टेस्ट को भी देने के लिए आप जो है इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिससे आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट संडे को टेस्ट हुआ था, अभी तक उसमें जो है 36 लोगों ने 24 घंटे में 36 लोगों ने 100% स्कोर प्राप्त किया था। मतलब आप समझ सकते हैं कि कंसिस्टेंसी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो लोग कंसिस्टेंटली लगे हुए हैं वो किस स्तर का मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। ये देखो मित्र, यहाँ पर है मई 2025 में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 5वां दौर कहाँ संपन्न हुआ? दोहा में, रोम में, आबू धाबी, तेहरान। तो सही विकल्प क्या है? ये है देखो आपका करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और आपको बता दूं कि साथियों, ग्रुप में करंट अफेयर के जो है क्वेश्चंस रेगुलर बेसिस पर सेंड किए जा रहे हैं, तो उनको आप जरूर जो है देखें। और इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस के रूप में करंट अफेयर के 2 दिन आपके जो ये प्रैक्टिस सेट चल रही है, और इसके साथ साथ 2 दिन बचा हुआ टॉपिक जो हिस्ट्री है उसके वीडियो अब आपको साप्ताहिक रूप से मिलेंगे। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है उसको आपको बताना। सही विकल्प है बी, क्या? रोम। ठीक है, तो मई 2025 में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 5वां दौर रोम यानी इटली में संपन्न हुआ। ठीक है, इस वार्ता में अमेरिका का प्रतिनिधित्व अमेरिका के मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ और विदेश मंत्रालय के नीति नियोजक निदेशक माइकल एंटोन ने किया। ठीक है, ईरानी विदेश मंत्री सईद अब्बास अरागची ने इसमें ईरान का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी कहाँ पर? आपको बताना है जो है उत्तर बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, असम में। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है उत्तर बंगाल में। पुंड्रवर्धन का उल्लेख गुप्त कालिक अभिलेखों में हुआ है। इन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त साम्राज्य में पुंड्रवर्धक नाम की एक भुक्त थी जो पुंड्र देश के अंतर्गत आती थी। ठीक है, इन ताम्रपत्र लेखों से ज्ञात होता है कि लगभग समग्र उत्तरी बंगाल या पुंड्र देश पुंड्रवर्धन भुक्त में सम्मिलित था, और यह 443 ईस्वी से 443 ईस्वी से 543 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का अंग था। ठीक है, यहाँ के शासक उपरिक महाराज की उपाधि धारण करते थे और इन्हें गुप्त नरेश नियुक्त करते थे भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो, अष्टांग हृदय संहिता संबंधित ग्रंथ है निम्न में से किससे? आपको बताना है खगोल शास्त्र, नीति शास्त्र, योग और चिकित्सा शास्त्र। ठीक है, तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है डी, चिकित्सा शास्त्र के। तो अष्टांग हृदय संहिता की रचना वाग्भट्ट ने किया था। किसने किया था? वाग्भट्ट ने। इसका संबंध चिकित्सा शास्त्र से है। इस ग्रंथ में औषधि और शल्य चिकित्सा दोनों का वर्णन है। ठीक है, अष्टांग हृदय में आयुर्वेद के संपूर्ण विषय काय, शल्य, शलाक्य आदि 8 अंगों का वर्णन है। ठीक है, इसमें 6 खंड और 120 अध्याय हैं। आगे बढ़ते हैं मित्र, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, मालवा के संस्थापक एवं शासक हुसैन घुरी को किसने दिलावर खान की उपाधि दी थी? ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है आपको बताना है। हालांकि 4 विकल्प यहाँ पर है, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, फिरोज तुगलक, सुल्तान मुजफ्फर शाह, मोहम्मद शाह। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है ए, कौन? नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। कौन? नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। मालवा के संस्थापक दिलावर खान हुसैन घुरी को सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक ने दिलावर खान की उपाधि दी थी। ठीक है, अगर हम बात करें दिलावर खान, जिसका मूल नाम हुसैन घुरी था, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक के अधीन मालवा का राज्यपाल था। कौन?
ये भैया हुसैन गोरी जो है क्या था, जिसे दिलावर खान का उपाधि मिली थी, जिसका मूल नाम क्या था, हुसैन गोरी था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जो नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक के अधीन मालवा का राज्यपाल था। तुगलक शासक ने ही उसे दिलावर खान, जिसका अर्थ होता है बहादुर खान की उपाधि दी थी। ठीक है। अब 1398 ईस्वी में जो है जब तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया और तुगलक साम्राज्य कमजोर हो गया, तब दिलावर खान ने मालवा में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और मालवा सल्तनत यानी घुरी वंश की नींव रखी थी। ठीक है। आगे बढ़ते में तो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राज कवि था? कलीम, काशी, कुदसी, मुनीर। तो भैया सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है ए यानी कलीम। ठीक है। तो शाहजहां के शासनकाल का राज कवि कलीम था। और काशीनाथ पंडित जो मराठा काल में 1761 ईस्वी के पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे। इन्होंने मराठों की हार की सूचना काव्य के रूप में पेशवा को दी थी। किसको? पेशवा को। ठीक है। आगे बढ़ते में तो अगले क्वेश्चन की और यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम नेता थे जो एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में सम्मिलित हुए थे? इकबाल मोहम्मद, देखो वहाँ पर मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद, सैयद अहमद खान। देखो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। तो देखो भैया इसका जो सही विकल्प है वो है बी। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। ध्यान से समझिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में सम्मिलित हुए थे। होम रूल का अर्थ है किसी देश का शासन वहां के नागरिकों द्वारा चलाया जाना। ठीक है। यह आंदोलन जो होम रूल आंदोलन था ये आयरलैंड में 1870 से, कब से? 1870 से लेकर के 1907 ईस्वी तक चलाया गया था। और भारत में एनी बेसेंट व तिलक के नेतृत्व में 1916 में प्रारंभ हुआ। ठीक है। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 जो कि मद्रास और अडयार में अपनी लीग स्थापित की और तिलक ने 28 अप्रैल 1916 जो कि बेलगांव पूना में इसी आंदोलन के समय तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया, निम्नलिखित में 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी जब हमारा देश आजाद हुआ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है अध्यक्ष कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जानते हैं तो जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ उनको आप पीडीएफ ग्रुप के माध्यम से जरूर रिवीजन कर लिया करें। ठीक है। और यहाँ पर देखो 4 विकल्प है, जवाहरलाल नेहरू, पंडित, देखो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, अबुल कलाम आजाद। तो सही विकल्प क्या है? जेबी कृपलानी। ठीक है। तो चूंकि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था 15 अगस्त 1947 को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे और बाकी पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब भी अध्यक्ष थे। कब? 1929 में, 1936 में, 1937 में, ये 3 बार अध्यक्ष रहे। ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भी अध्यक्ष रहे 1934 में। कब? 1934 में। और मौलाना अबुल कलाम आजाद लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है। और इन्हीं के समय भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़ते मित्र अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 72, 74, 78, 80। सही विकल्प क्या है मित्र? आपको बताना है। कौन? अनुच्छेद 72। क्या है? अनुच्छेद 72। ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्रदान की गई है। आगे बढ़ते मित्र अगले क्वेश्चन के, भारत की संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं? ठीक है। 44, 47, 67 और 97। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका डी 97। संविधान के अनुच्छेद 7 में केंद्र और राज्य संबंधी हुए 3 सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब संघ सूची में 97 विषय हैं थे उस समय, अब 100 हो गए हैं। और राज्य सूची में कुल 66 थे लेकिन अब 61 बचे हैं। और समवर्ती सूची में 47 विषय थे, अब 52 विषय हैं। संघ सूची के विषयों पर केवल केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है और राज्य सूची पर राज्य और समवर्ती पर दोनों बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखो भैया, भारत में के राष्ट्रपति को किस आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद पर से हटाया जा सकता? असमर्थता, सिद्ध कदाचार, संविधान के उल्लंघन पर, उपयुक्त सभी। तो वैसे आप समझ गए होंगे जो इसका आंसर है, वो आंसर है भैया यहाँ पर सी। क्या सही है? सी, संविधान के उल्लंघन पर। देखो इंपॉर्टेंट कितना है, इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो अनुच्छेद 61 के अनुसार संविधान जो है राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के कारण महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। आरोप संसद के किसी भी सदन में लगाए जा सकते हैं। ठीक है। आरोप लगने के
हेतु जो है सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है। राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है और प्रस्ताव दिया जाता है 2/3 बहुमत से पारित होकर दूसरे सदन में भेजा जाता है। यदि दोनों सदन में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है? तो ये है भैया 9वां, 11वां, 12वां उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है भैया यहाँ पर 11वां। ठीक है, संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। स्थानीय लोकतंत्र हेतु 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। इसी प्रकार जो 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 12वीं अनुसूची जो कि 1993 में जोड़ी गई, जिसके नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते मित्र, अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग यानी लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? 1975, 1977, 1976, 1981। सही विकल्प क्या है मित्र? सही विकल्प है सी, यानी 1976 में। ठीक है, वर्ष 1976 में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया। आगे बढ़ते मित्र, अगला क्वेश्चन, भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? तो यहाँ पर 4 विकल्प, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो सही विकल्प क्या है? क्योंकि ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर 14, 4, 3, 10, 9, 2 में पूछा गया, यानी लेटेस्ट 2014 में पूछा गया है। तो उस दौरान जो सही आंसर था वो है बी। क्या था? बी था। शीर्ष कोयला उत्पादक राज्य उत्पादन की दृष्टि से उस समय जो है क्या था? उड़ीसा था। लेकिन अब वर्तमान समय में क्योंकि आंकड़ों में जो है बदलाव होता रहता है, तो अब जो है सब जो शीर्ष राज्य है वो है छत्तीसगढ़। ठीक है, भारत में कोयला उत्पादन में जो है सबसे पहले स्थान पर, उसके बाद उड़ीसा का नंबर आता है, फिर झारखंड का नंबर आता है, फिर मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, इनका नंबर आता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें राज्यवार प्रमुख कोयला क्षेत्र जो है, जैसे झारखंड में झरिया है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है मित्र। बोकारो, धनबाद, ये भी कोयला, इसको कोयला राजधानी बोला जाता है। गिरिडीह, करनपुरा। ठीक है, अगर हम छत्तीसगढ़ में बात करें, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर, हासदो, अरन, ये सब। और उड़ीसा में तालचेर, हिमगिरी, रामपुर, इन सब जगहों पर क्या है, ये जो है प्रमुख उत्पादक केंद्र हैं कोयला के। देखो, भारत के निम्न राज्यों में से किसकी प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? आपको बताना है मित्र। 4 विकल्प है। उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर ये सब ना करे हो तो कह दो भैया। ठीक है, और देखो यहाँ पर 4 विकल्प, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है महाराष्ट्र, यानी डी। क्या सही विकल्प है? डी, यानी महाराष्ट्र। राज्य या प्रांत अगर हम बात करें, राजमार्गों के निर्माण और रखरखाव का कार्य राज्य लोक निर्माण यानी PWD का होता है। राजमार्ग राज्य की राजधानी को सभी जिला मुख्यालयों से जोड़ते हैं। सर्वाधिक प्रांतीय राजमार्ग वाला राज्य महाराष्ट्र है। आगे बढ़ते हैं मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखा हो, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? तमरिया जनजाति पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो सही विकल्प है भैया सी। कौन? झारखंड। क्या विकल्प सही है? झारखंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तमरिया जनजाति झारखंड में पाई जाती है। सब पहले यह पिछड़ी जाति में थी, जिसे 2014 में अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया। झारखंड की अन्य प्रमुख जनजातियाँ संथाल, मुंडा, बिरहोर, उरांव, खारिया, पहाड़िया आदि होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों का मूल निवासी नहीं है? हालचू, रेंगमा, ओंजे, शोम्पेन। तो आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है बी, रेंगमा। ठीक है, भारत के अंडमान निकोबार में जारवा, ओंग और सोम्पेन, सेंटलीज और हालचू निकोबारी जनजातियां पाई जाती है, जबकि रंगमा जनजाति नागालैंड में, ये रेंगमा जो है कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में पाई जाती है भैया। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार और किसने यूपी एग्रीज और AI प्रज्ञा पहल की शुरुआत की? 4 विकल्प है, ADB, नाबार्ड, विश्व बैंक
और FAO। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है विश्व बैंक। ठीक है, 9 मई 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार और विश्व बैंक ने यूपी एग्रेज, ठीक है, और AI प्रज्ञा पहल की शुरुआत की। इस पहल का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा द्वारा लखनऊ में किया गया। यूपी एग्रीज परियोजना का उद्देश्य पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 28 जिलों में कृषि में क्रांति लाना और महिलाओं की 30% भागीदारी के साथ लगभग 10 लाख किसानों को लाभान्वित करना है। आगे बढ़ते लेते अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वतों में कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? बात हो रही है कौन सा ऐसा पर्वत है जो राइन नदी के किनारे पर स्थित है। तो देखो यहाँ पर पेरेनीज, एपिनाइन्स और कार्पेथियन और ब्लैक फॉरेस्ट। सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है भैया यहाँ पर डी, ब्लैक फॉरेस्ट। राइन नदी स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से निकलकर जर्मनी व नीदरलैंड में बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। ठीक है, इसके पूर्वी किनारे पर ब्लैक फॉरेस्ट और पश्चिमी किनारे पर वासजेस पर्वत स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। रूस के पूर्वी तट पर प्रमुख भू उपयोग है चलवासी पशुचारण, वानिकी, डेयरी फार्मिंग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है बी, यहाँ पर वानिकी। ठीक है, रूस के पूर्वी तट पर प्रमुख भू उपयोग वानिकी के लिए किया जाता है। किसके लिए? वानिकी के लिए। आगे बढ़ते लेते अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, जंगलों में आग लगा देना, वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। देखो भैया इसमें जो सही विकल्प है वो है आपका डी, जनसंख्या की वृद्धि। फिलहाल यह जो है कारण नहीं है किसका? वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का। ठीक है, बाकी तीनों जो विकल्प है ये प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, जंगलों में आग लगना, वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार करना, ये जो है प्रमुख कारण है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो क्या हो रहा है? डी हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से किससे नापी जाती है? आपको बताना है। आवृत्ति से, डेसिबल से, वेग से, तरंग दैर्घ्य से। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है बी, यानी डेसिबल से। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंगों के आयाम पर निर्भर होती है। यदि ध्वनि तरंगों में लघु आयाम होता है तो ध्वनि मंद होती, और यदि ध्वनि तरंगों में दीर्घ आयाम होता है तो ध्वनि प्रबल होगी। ठीक है, ध्वनि तरंगों का आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि की प्रबलता उतनी ही अधिक होगी। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल से मापी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें मूलभूत कौन सा है? देखो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पाई मेसन, क्वार्क। ठीक है, इसमें जो सही विकल्प है मित्र उसको आपको बताना है। सही विकल्प है डी, कौन? क्वार्क। ठीक है, जो क्वार्क है वो पदार्थ कणों का एक मूलभूत प्रकार है, इससे और तोड़ा नहीं जा सकता है। अधिकतर पदार्थ जो हम अपने आसपास देखते हैं वह प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से निर्मित है, और ये प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन क्वार्क से बने होते हैं। हमारे आसपास का समस्त पदार्थ इन्हीं क्वार्कों से निर्मित है। ठीक है, और हम सब जानते हैं कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाने वाले कण हैं तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। मानव सदृश लघुत्तम कपि है गिबन, चिंपैंजी, गोरिल्ला और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है ए, कौन? गिबन। ठीक है, मानव सदृश लघुत्तम कपि गिबन है। यह कपि भारत में पाया जाता है। ठीक है, गिबन हीन कपि की श्रेणी में आते हैं, जबकि शेष बड़े आकार के कारण महाकपि की श्रेणी में आते हैं। ये तीनों महाकपि की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, यह उत्तर पूर्वी भारत, पूर्वी बांग्लादेश और दक्षिण चीन से लेकर इंडोनेशिया के कई द्वीपों में पाया जाता है। कौन? गिबन। ठीक है, आगे बढ़ते मित्र अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? आपको बताना है। विटामिन के, हीमोफीलिया, मधुमेह, विटामिन सी। तो सब जानते हैं भैया इसका जो सही विकल्प है वो है यहाँ पर पहला, विटामिन के। ठीक है, वसा में विलेय विटामिन है। कौन? विटामिन के। ठीक है, जो मानव द्वारा कुछ प्रकार के प्रोटीन संश्लेषण के लिए जरूरी है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, आगे बढ़ते मित्र अगला क्वेश्चन। सबसे पहला ट्रांसजेनिक पौधा था कौन? आपको बताना है। यहाँ पर 4 विकल्प है। पहला है मटर,
दूसरा है चावल, तीसरा तंबाकू, चौथा कपास। तो भैया सही विकल्प है क्या? सी, तंबाकू। ठीक है। ट्रांसजेनिक पौधे वे पौधे होते हैं जिनमें जीन इंजीनियरिंग तकनीक का प्रयोग करके हम उसके डीएनए को परिवर्तित करते हैं। पहला ट्रांसजेनिक पौधा 1983 ईस्वी में तैयार किया गया था, जो तंबाकू का था, जिसे मिचेल डब्ल्यू वेबन, रिचर्ड बी फ्लेवेल और मेरिनडेल किल्टन ने विकसित किया था। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। नासा के किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर जल होने की पुष्टि की है? ओरियन, जेमिनी, सोफिया, मर्क्यूरी। तो देखो भैया सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है यहाँ पर सी। कौन? सी, सोफिया। ठीक है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी यानी सोफिया, इसका फुल फॉर्म है, SOFIA का फुल फॉर्म क्या हुआ? स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। कभी यह भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। अंतरिक्ष यान की सहायता से चंद्रमा पर जल के होने की पुष्टि की गई। ठीक है। क्या पुष्टि की गई? चंद्रमा पर जल होने की। सोफिया ने चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित पृथ्वी से दिखाई देने वाले सबसे बड़े गड्ढों में से एक क्लेवियस क्रेटर में पानी के अणुओं यानी H2O का पता लगाया है। आगे बढ़ते हैं मित्र, अगला क्वेश्चन देखो। 2011 में सूक्ष्म एवं वित्त संस्थाएं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित किए गए? मालेगांव समिति, गोईपोरिया समिति, रंगराजन समिति, बैंकिंग रिफॉर्म समिति। तो भैया सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है ए, मालेगांव समिति। ठीक है। देखो यहाँ पर 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन मालेगांव समिति की सिफारिश पर स्थापित किए गए थे। बैंकों में खराब ऋण धोखाधड़ियों से के बढ़ते मामले की निगरानी हेतु भी मालेगांव समिति का गठन किया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? निम्न निरक्षरता, बैंक शाखाओं का अभाव, उपर्युक्त सभी। आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या है? सही है डी, उपर्युक्त सभी। देखो यहाँ पर वित्तीय समावेशन पर गठित समिति के अध्यक्ष के अनुसार निम्न आय, निरक्षरता और बैंक शाखाओं का अभाव इत्यादि तीनों ही वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो भारत की जनसंख्या घनत्व 2001 से मतलब कितना जो से लेकर बढ़कर के 2011 में कितना हो गया? तो 325 से 382, 367 से 325, 325 से 362, 267 से 382। यानी आपको बताना है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है। जनगणना 2001 में भारत का जो जनसंख्या घनत्व था कितना था? 325 से लेकर के यहाँ 2011 में 382 हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद। तो सही विकल्प आपको बताना भैया, सही विकल्प है बी। कहाँ पर? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में प्रथम तथा देश का तीसरा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क प्रदेश की राजधानी नगर लखनऊ में स्थापित किया गया। लखनऊ के अतिरिक्त प्रयागराज, वाराणसी, नोएडा और आगरा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किए जाने की योजना है। वर्तमान में भारत में कुल 68 STPI केंद्र यानी उपकेंद्र संचालित हैं। ठीक है। इस तरीके से आपके 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। कोई सुझाव हो तो कमेंट करिएगा। इसके अतिरिक्त अभी तक आप PDF ग्रुप ना ज्वाइन करें हो तो कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।